वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या है बेटा? वैल्यू। ये है क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई? ये बात क्या है? ये चीज क्या है? ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? कहां से आ जाते हैं? समझना ध्यान से। बस सीधी सी बात है, जिस पे हम जीएसटी लगाएं। जीएसटी लगना ये तय हो गया। अपन ने वो पढ़ा था सप्लाई होनी चाहिए, याद है क्या अपन ने पढ़ा था? सबसे पहले सप्लाई होनी चाहिए, फिर गुड्स और गुड्स है या सर्विस है, इंट्रा है या इंटर है, फिर हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अब एग्जेम्प्ट नहीं है तो रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है, वो भी मैंने आपको नहीं पढ़ा है। कहीं कॉम्पोजिशन स्कीम तो नहीं ली, ये पढ़ा दिया है। क्लियर है क्या? अब हम आ गए उस मौके पे। अब हमको क्या लगाना है? जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी लगाएं किस पे? जिस वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगी? तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जिस वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा उसको क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां तक क्लियर हो? अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहती है नॉर्मल? पहले से तुमको बेसिक बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉर्मली क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू। क्या क्या क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हमारे नॉर्मल जनरल लेवल से लेके चलना रियल जिंदगी में। तुम कोई गुड्स खरीदते हो, तुमको जीएसटी कितने पे लगता है? जितने में तुम माल खरीदते हो, अगर 1 लाख का माल खरीदा उस पर 18% जीएसटी लग के मिल जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी पे क्या लगता है? जीएसटी। उसी पे क्या लगता है? जीएसटी। समझ में आ रही मेरी बात? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या होती है? एसेसेबल वैल्यू। सुन रहे हो मेरी बात? ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या होती है? एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ओए 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 ओए, यहां सुनो, यहां सुनो। एसेसेबल वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है। 90% टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या रहेगी? एसेसेबल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? एसेसेबल वैल्यू मतलब एज पर जीएसटी, जिस वैल्यू पे जीएसटी लगना है। और नॉर्मली एसेसेबल वैल्यू क्या होती है? जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। मैं वो ये मैं तुमको अपना मोबाइल बेच रहा हूं, ठीक है? मेरी मोबाइल की दुकान है, मैंने आपको मोबाइल बेचा, ये लीजिए 1 लाख का मोबाइल। ये 1 लाख क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये 1 लाख क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर इसी वैल्यू पे जीएसटी लग रहा है तो यही ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? एसेसेबल वैल्यू। हाँ या ना फटाफट बोलो। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एसेसेबल वैल्यू होगा। लेकिन क्या? लेकिन एकता कपूर की म्यूजिक नीचे आ जाए ना तो मजा आ जाए, ठीक है? ट्रांजैक्शन वैल्यू ही एसेसेबल वैल्यू कई बार नहीं रहेगी। क्या जरूरी नहीं है? 90% टाइम क्या रहेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा, वही क्या रहेगी? एसेसेबल वैल्यू। क्लियर है क्या? लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को एसेसेबल वैल्यू ना माना जाए। क्या बात समझ में आ रही है? इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी कौन है बेटा? ट्रांजैक्शन वैल्यू और एसेसेबल वैल्यू, ठीक है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी क्या है? उसको क्या बोलते हैं अपन? बता रहा हूं ना, रुक जाओ ना, वर्ड याद नहीं आ रहा। एकदम अच्छा वर्ड ढूंढ रहा हूं मैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, महिला का अच्छा वर्ड क्या होगा? महिला का अच्छा वर्ड क्या होगा? लेडी, वुमेन, जो भी बोल दो अपन। हिंदी का अच्छा वर्ड ढूंढो तो मिला नहीं मेरे को। नारी, नारी, लेडी, जो भी बोलना चाहे अपन, ठीक है ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है बेटा? नारी। और एसेसेबल वैल्यू क्या है बेटा? अरे रुक तो जाओ बे, वधु। ट्रांजैक्शन एसेसेबल वैल्यू क्या है बेटा? वधु। वधु मतलब जिसकी शादी हो गई वो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके पहले वो क्या थी? लेडी या नारी, और बाद में वो क्या बन गई बेटा? एसेसेबल, यानी वो क्या बन गई? वधु। हाँ या नहीं? तो ये नारी ही क्या बनती है? वधु बनती है। अरे नारी ही क्या बनती है? वधु बनती है। लेडी ही आगे चल के क्या बनती है बेटा? वाइफ बनती है। अरे क्लियर है? तो 90% टाइम नारी ही क्या बनेगी? वाइफ बनेगी। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी हो सकती है जब ना बने। अबे यार तुम लोग गलत सोचते हो सालों। 2 कंडीशन क्या है? नारी वधु कब नहीं, वाइफ कब नहीं बनेगी? 2 कंडीशन अगर नहीं है तो ये 2 कंडीशन पूरी होगी तभी नारी क्या बनेगी? वाइफ बनेगी। पहली वो क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। अरे यार शादी से थोड़ी करोगे। नारी क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। अगर अवेलेबल है और रिलायबल है, सुन रहे हो क्या? नारी अगर क्या है? अवेलेबल भी है और रिलायबल भी है, तो बधाई हो, वो क्या बन जाएगी? वधु बन जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है। वैसे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसमें हमने ट्रांजैक्शन किया है, अगर वो क्या है? अवेलेबल है और क्या है? रिलायबल है, तो वो क्या बन जाएगी? एसेसेबल वैल्यू। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? नहीं आई कि आई?
अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, हमने इनको गुड्स बेचे और ये पता ही नहीं लगा पा रहे कितने बेचे, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एसेसिबल वैल्यू नहीं बन सकती। हाँ यानी फटाफट बोलो। या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल है, हम बता रहे हैं इनको 1 लाख मोबाइल बेचा, पर हमारी और इनकी सेटिंग है, हमने इनको पहले ही बता रखा है कि यार ऐसे आंख मार दी, तुम 1 लाख बताना, खरीदा 1.5 लाख में। असेसेबल है मतलब अवेलेबल है पर रिलायबल नहीं है। डाउट आ रहा है कि तुम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बता रहे हो, गलत बता रहे हो, तो सरकार अपने तरीके निकालेगी असेसेबल वैल्यू निकालने के। कितनों को बात समझ में आई? तो 90% टाइम क्या होगी बेटा, लेडी विल बिकम अ वाइफ बिकॉज इट इज अवेलेबल एंड रिलायबल। अगर अवेलेबल और रिलायबल नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या नहीं बन पाएगी, असेसेबल वैल्यू नहीं बन पाएगी। कितनों को बात मेरी समझ में आई है? बिल्कुल गंभीरता से क्लियर है क्या? तो ये होता है तुम्हारा, एक होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक होती है असेसेबल वैल्यू। ठीक है क्या? क्लियर है? 90% टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या होती है, असेसेबल वैल्यू होती है। हाँ हुआ रिकॉर्ड? अब एक बार देखते हैं अपन। एक सेकंड रुकोगे क्या? मैं एक शॉर्टकट, अब क्या करनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू हमको निकालनी है क्या, तो उसमें क्या क्या जुड़ेगा क्या क्या नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल। प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल मतलब जो हमारी आंखों से बात हुई। ठीक है क्या? मुझे एक सामने समझ लो, एक आदमी खड़ा हुआ है सामने, किसी इंसान को खड़ा नहीं कर रहा हूं नहीं तो उसकी क्लास बर्बाद होती है। ठीक है कि एक आदमी खड़ा है सामने, उसको बोल रहा है ये लीजिए भैया, है ना, अनन्या वहीं से बैठे बैठे, ठीक है, ये लीजिए गुड्स, हमारा आपसे सौदा हुआ। ठीक है क्या? ये डस्टर हम आपको 1 लाख का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? 1 लाख का। इसमें कुछ खास बात है इस डस्टर में, यही खास बात है कि हमारा डस्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कितने का है बेटा? 1 लाख का। तो हमने इनसे सौदा कितने में किया है? 1 लाख में। तो प्राइस पेड और पेबल कितना हो जाएगा? 1 लाख। अच्छा, अब ये जो 1 लाख का है, ये एक्चुअली में डस्टर 1 लाख का पता क्यों है? कि ये डस्टर इंपोर्टेड है। क्या है? इंपोर्टेड। इंपोर्टेड मतलब विदेश से इंपोर्ट किया। अच्छा, विदेश से इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी लगी होगी और फिर बाद में आईजीएसटी लगेगा। दोनों चीज लगती है, पहले कस्टम ड्यूटी लगेगी फिर क्या लगेगा? आईजीएसटी। अब पहले क्या लगेगा? पहले क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। तो अगर मान के चलो मैंने इसमें 15,000 रुपए कस्टम ड्यूटी भरी है, तो मुझे जीएसटी कितनी वैल्यू पे लगना चाहिए? 1 लाख पे कि 1,15,000 पे? लॉजिकली बोला जाए तो किसमें लगना चाहिए, 1 लाख में कि 1,15,000 में? अगर एकदम बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ईमानदारी बरतोगे तो बोलोगे सर 1 लाख पे लगने चाहिए। क्यों 1 लाख पे लगना चाहिए? नहीं तो टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। सरकार ने बोला हाँ हो रहा है, ले हटा, टैक्स भी जोड़ेंगे फिर उस पर जीएसटी लगाएंगे। सर ये तो नाइंसाफी है। सरकार ने बोला हाँ है, तुमने बोला था हम जीएसटी इसलिए ला रहे हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, हमने तो डबल टैक्सेशन हटाने के लिए तो जीएसटी तुम आए थे और तुम ही ऐसे कर्म कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं यार, 90% कीटाणु मार दिए, वो एक तो लाइफ बाय वाला भी रह जाता है, तो एक रह गया तो कोई बात नहीं है। क्लियर है क्या? तो टैक्स भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? फटाफट बोलो। अच्छा, अब इसमें 1 लाख के गुड्स थे, 15,000 रुपए मुझसे वो अलग ली गया। क्या लिया गया? भाड़ा, पैकिंग चार्जेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जो भी चीजें हैं वो सब जुड़ी। क्या वो सब जुड़ने के बाद जीएसटी आएगा कि पहले जीएसटी आएगा? वो सब जुड़ने के बाद। यानी इसमें सारे क्या ऐड हो जाएंगे? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। पहले क्या ऐड हुआ? टैक्स। पहले क्या ऐड हुआ? टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? और साथ में क्या ऐड हो गए? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? वही ट्रांसपोर्ट, भाड़ा, जो भी है, पैकिंग चार्जेस, वो सारी चीजें, वो सब क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। कितनों को यहां तक समझ में? हाथ उठाओ। क्लैरिटी है? अब इसमें अच्छा, टैक्स में एक्सक्लूडिंग जीएसटी ना, पता पड़ा कोई जीएसटी लग चुका है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में जीएसटी नहीं लग सकता ना, कोई और दूसरा टैक्स लगा हुआ है वो ऐड हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन जीएसटी की कोई भी चीजें उसमें ऑब्वियस सी बात है ऐड नहीं होंगी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गए। अब इसके बाद क्या लगा? सुनना ध्यान से, बड़ी मजेदार चीज है। मेरे को लगा क्या, मैंने बोला था कि मैं कुछ पेमेंट करूंगा, कुछ ऐसा है, और उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी है। क्या लगी है? इंटरेस्ट या पेनल्टी। क्या लगी? क्या लगी? इंटरेस्ट या पेनल्टी। क्या ये ऐड हो जाएगी? हाँ,
इंटरेस्ट तो पेनल्टी का मतलब क्या है समझना ध्यान से, कि मैंने मान लिया था, मैंने बोला था मैं आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, 10 दिन के अंदर मैंने पेमेंट नहीं करी, आपने मुझसे लेट पेमेंट चार्जेस लगाए, क्या इस पेनल्टी पे या इस इंटरेस्ट पे अलग से जीएसटी आएगा? हाँ आएगा। मतलब कि ये क्या है, 1,15,000 प्लस इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ भी लगी है उसमें भी क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंटरेस्ट पेनल्टी में भी क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। हाँ नहीं आया समझ में? अच्छा अब मुझे, मैं कौन हूं? विक्रेता, सेलर हूं। मैं कौन हूं? सेलर हूं। गुड्स बेच रहा था, मैं ऐसा गुड बेच रहा हूं जो सरकार चाहती है कि मैं बेचूं, तो सरकार ने मुझे क्या दी है? सब्सिडी। सरकार ने मुझे क्या दी है? सब्सिडी। मैं इसको बेचने वाला था 1,00,000 का, सरकार ने मुझे दी 20,000 की सब्सिडी, तो मैंने कहा मुझे 20,000 की सब्सिडी मिल गई है इसलिए मैं तुमको बेचता हूं 80,000 में। तो क्या ये 20,000 की सब्सिडी माइनस होगी? हाँ ऑब्वियसली माइनस होगी। तो माइनस क्या होगी? गवर्नमेंट सब्सिडी। माइनस क्या होगी? गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर कोई प्राइवेट सब्सिडी हुई तो नहीं होगी। अच्छा सब्सिडी माइनस करने के लिए भी 3 कंडीशन है, तुम्हारी किताब में सब लिखा हुआ है ना, मैं रीड करवाऊंगा तुमको। सब्सिडी माइनस होगी, कौन कौन सी सब्सिडी माइनस होगी? 2 कंडीशन है। एक तो वो क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा दी होनी चाहिए। दूसरी वो क्या होनी चाहिए? लिंक्ड टू प्राइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिंक्ड टू यूनिट प्राइस। मतलब मैं डस्टर बेच रहा था 1,00,000 का, सरकार ने मुझे 20,000 की सब्सिडी पर यूनिट दी है, मतलब हर यूनिट पे मेरे को 20,000 रुपए सरकार दे रही है, तो मैं इसको क्या दूंगा? 80,000 रुपए। 20,000 रुपए की क्या मिल जाएगी मुझे? सब्सिडी। वो मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस कर दूंगा। मेरे साथ हो? लेकिन अब इसको बनाने के लिए मैंने मशीन खरीदी या जमीन खरीदी? सरकार ने मुझे जमीन में सब्सिडी दी कि 50 लाख की जमीन थी, वो तुमको 20 लाख की पड़ जाएगी। 30 लाख की सरकार ने क्या दे दी? सब्सिडी। क्या ये इस 30 लाख की सब्सिडी को मैं पर गुड एलोकेट कर सकता हूं? नहीं। अगर वो पर गुड के हिसाब से नहीं मिली है तो वो सब्सिडी माइनस नहीं होगी। फालतू का गणित गणित अकाउंट्स पे वो कॉस्ट लगाने मत बैठ जाना कि भैया 50 लाख की सब्सिडी बनी है, इतने के गुड्स बने तो पर यूनिट इतना आएगा। नहीं, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिली ही यूनिट वाइज है, हो मेरे साथ, अगर मिली ही यूनिट वाइज है तो क्या माइनस हो जाएगी? यूनिट वाइज। अगर यूनिट वाइज नहीं मिली तो वो सब्सिडी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अरे यार जमीन का तुमने 20 लाख की सब्सिडी दी, वो तो जिंदगी भर चलेगी, तो क्या जिंदगी भर में जितने गुड्स बनाने वाला हूं उसमें एलोकेट करने वाला ना, कहां माता बच्ची करोगे? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? नो गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस हो जाएगी, वो भी जब वो क्या हो? प्राइस से लिंक्ड हो। आई एम अकेले प्लेइंग, सॉरी। अभी आया? ठीक है क्या? ये देखो मेरी सुंदर राइटिंग, तुम देख सकते हो कि मैंने प्राइस जो पे किया है वो, अगर उसमें कोई टैक्स लगा है तो वो, उसमें कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है तो वो, और इंटरेस्ट और पेनल्टी कुछ लगी है तो वो, माइनस क्या हुई है? गवर्नमेंट सब्सिडी। क्या माइनस हुई है? गवर्नमेंट सब्सिडी। सुन रहे हो क्या? अगर कोई प्राइवेट सब्सिडी मिली तो नहीं माइनस होगी। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना प्राइवेट सब्सिडी की और गवर्नमेंट सब्सिडी की बात। मैंने तुमको बोला, मेरी बात को सुनना ओए, मैंने तुमको बोला कि बेटा ये गुड है, मैं तुमको 80,000 का बेच रहा हूं क्योंकि मुझे 20,000 की सब्सिडी मिलती है और मैं सब्सिडी पहले ही माइनस कर चुका हूं। मतलब मैंने तुमको ट्रांजैक्शन वैल्यू में बताया ही क्या है? 80,000, यानी सब्सिडी माइनस करने के बाद। तो क्या अलग से गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं आपको वैल्यू ही क्या बताई है? आफ्टर सब्सिडी। हो मेरे साथ? और अगर मैं आपको वैल्यू बिफोर सब्सिडी बताता तो आप माइनस क्या करते? सब्सिडी। क्लैरिटी है मेरे साथ? उल्टा बोल रहा हूं। ये गुड में आपको 60,000 में बेचूंगा क्योंकि मुझे 2 सब्सिडियां मिली हैं, 20,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी और 20,000 की प्राइवेट सब्सिडी। माइनस करने के बाद मैं आपको कितने का बेच रहा हूं? 60,000 का। बताओ क्या करोगे? गवर्नमेंट सब्सिडी तो माइनस हो चुकी है और वो माइनस ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सब्सिडी को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो प्राइवेट सब्सिडी क्या हो जाएगी? ऐड। बोलने का मतलब ये है गवर्नमेंट सब्सिडी तब माइनस होगी अगर माइनस नहीं हुई है तो, अगर ऑलरेडी माइनस है तो करने की आवश्यकता नहीं है। हो मेरे साथ? और प्राइवेट सब्सिडी अगर माइनस नहीं हुई है तो नहीं करेंगे, और अगर माइनस हो चुकी है तो प्लस कर देंगे। अगर प्राइवेट सब्सिडी माइनस ही नहीं हुई है तो उसको मिलती नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर माइनस हो चुकी है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रांजैक्शन वैल्यू में गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होती है, प्राइवेट सब्सिडी माइनस नहीं होती है। अब वो जो तुमको वैल्यू दी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि माइनस प्लस करना है कि नहीं करना है। कितनों को बात समझ में आई? फटाफट बोलो। है आखिरी में ये ट्रांजैक्शन जाके 80,000 में तय हुआ। अब ये बोल रही भैया कुछ डिस्काउंट कर दो।
हमने इसको क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। क्या डिस्काउंट माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा, तभी तो क्या आएगी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू। और यही ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, एसेसेबल वैल्यू। हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका ना दाम पल पल बदलता रहता है, जैसे गोल्ड। ठीक है, अब शेयर्स तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते ना, ठीक है, क्या गोल्ड हो गया, अब उसका दाम क्या हो रहा है, पेट्रोल, हालांकि पेट्रोल में भी जीएसटी लगता नहीं, पर एग्जांपल के लिए कि गोल्ड का दाम पल पल क्या हो रहा है, बदल रहा, तो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में डिस्प्यूट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अरे भाई हमने ट्रांजैक्शन किया, कितने बजे किया, हर हो सकता है आधे घंटे पहले ज्यादा में कम ज्यादा रहा हो, तो उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, उड़ते हुए प्राइसेस, जिनके प्राइस क्या है, उड़ रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। सरकार ने पकड़ लिया और क्या बोला, ये टैरिफ रेट से हम फिक्स कर देंगे, हमेशा यही लगेगा चाहे कुछ भी चल रहा हो। सरकार समय समय पे टैरिफ क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। वो टैरिफ रेट आप सीधे सीधे क्या कर लोगे, उठा लोगे। कितनों को बात समझ में आई, क्या बोली। अगर दाम नोटिफाइड गुड्स हैं, कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उनकी सीधे सीधे क्या उठा ली जाएगी, टैरिफ वैल्यू। क्या उठा ली जाएगी, टैरिफ वैल्यू। और वो टैरिफ वैल्यू सरकार ने फिक्स कर रखी है, सरकार समय समय पर उसको बदलती रहेगी, हम भी उसको समय समय पर बदलता हुआ लेते रहेंगे। कितनों को बात समझ में आई, ठीक है क्या। तो क्या क्या जुड़ता है, प्राइस पेड पेबल, फिर क्या जुड़ता है, टैक्स, इंसिडेंटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट और पेनल्टी। गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होती है और क्या प्लस होता है, प्राइवेट वाली अगर सब्सिडी माइनस हो चुकी है तो उसको प्लस कर देते हैं, और डिस्काउंट वगैरह माइनस होता है। अभी कुछ कुछ की थोड़ी थोड़ी कंडीशंस है जो मुझे अभी पढ़ानी आपको बची है, तो अभी आपको डिटेल में आज की क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं। समय मिला तो वैल्यूएशन रूल्स भी अपन आज शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत की बात, पीड़ा की बात, दर्द की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़नी है मुझे, एक चीज और जोड़ू, सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपेंट। मतलब मैंने ये गुड्स बेचे अनन्या को, अनन्या को बोला बेटा 80,000 में ये गुड्स ले ले। अनन्या बोली ठीक है सर मैं 80,000 भेज रही हूँ। मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे 20,000 ना ये भूमिका को देने हैं, तो एक काम कर 20,000 तू उसको दे दे, 60,000 तू मेरे को दे दे। तो इसने मुझे गुड्स के बदले कितनी दी, 60,000, और 20,000 किसको दे दी, भूमिका को। बताओ ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 60 या 80। कॉमन सेंस कितनी होगी, 80। अगर मेरे बिहाफ में किसको पेमेंट करी, बदले में तो गुड्स की ही करी है ना, बोलो हाँ या नहीं। वो भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा, और उस पर जीएसटी लगेगा। ये पूरे कॉमन सेंस वाले नियम है, अगर तुम कॉमन सेंस भी पकड़ के चलोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा कि बोला हुआ समझ नहीं आ रहा। माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, उसके बाजू में लिखा है यूनिट से लिंक्ड होनी चाहिए, यूनिट लिंक्ड। देखो देखो देखो, देखो मैं सर हूं, मैं बताऊंगा। प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल, प्लस किया है टैक्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्लस किए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में लिख लो पैकिंग कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड कर दो, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस कर दो। गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस कब करेंगे, अगर ग्रॉस वैल्यू दी है, नेट वैल्यू दी है तो अलग से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लस क्या कर दोगे, प्राइवेट सब्सिडी, अगर माइनस नेट वैल्यू दी है तो। समझा चुका हूं लॉजिक में आपको, है ना। और क्या था इसके बाद, डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, और ये लिखा है बेटा सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपेंट। क्या लिखा है, सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपेंट। क्या है, मैं आजकल कोरियन मूवीज देख रहा हूं, तो कोरिया में लिखा है मैंने, वो क्या है, नई भाषा सीखी है मैंने, सांग वू उसका नाम रहता है वे। तुम लोग नहीं देखते कोरियन वेब सीरीज, सप्लायर। अरे वो प्रिया देखती रहती है, मेरे को तो बहुत बोरिंग लगती है, सही बताऊं तो। सप्लायर नहीं, मैं 10 मिनट में सो जाता हूँ, मैं नींद अच्छी आती हो देख के। सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपेंट, हाँ, सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपेंट। हाँ बेटा,
कोरियन पिक्चर का नाम, अरे एक तो वो चल रही थी ना यार, अरे यार जो बहुत फेमस है, कोई सी तो थी, वेब सीरीज थी। स्क्विड गेम्स नहीं बेचा, स्क्विड गेम्स तो सबको पता है। अरे जिसमें उसके होटल होटल हैं यार बहुत सारे, वो ऐसी कुछ है नाम, हाँ। जिसके वो होटल हैं बहुत सारे, और वो दो बहनें, आप भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसी कुछ है ना। क्या है नाम? मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ मैं सर्च कर, अरे जल्दी करो रे, टाइम पास नहीं रे। हाँ यही है, यही है, यही है। होटल डेल लूना। लूना नेटफ्लिक्स में है भाई। चलो, यहां तक समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो। अब आ जाओ, एक एक करके बातें कर लेते हैं जीवन में। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, फटाफट रीड करूंगा, इतनी तेज कि तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज बेस फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जीएसटी पेबल। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स अ प्री रिक्विजिट, मतलब हमको क्या चाहिए होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर जीएसटी का रेट पता होना चाहिए, तभी तो जाके क्या लगेगी, टोटल वैल्यू आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 20 लाख के गुड्स बेचे, 18% जीएसटी है, तो वैल्यू और रेट हमको पता हुए होने चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात? फिर क्या बोला उनने? In this section, we will study the facets of valuation, transaction value, inclusion and exclusions therefrom. Section 20 of IGST Act and Section 21 provide, amongst other things, the provisions of CGST Act relating to value. कहानी लिखी, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, ठीक है। Section 15 of GST छोड़ो ना, ये पढ़ो ना सीधे। Transaction value means price actually paid, payable for supply of goods or services, where supplier and recipient of supply are not related. सीधे सीधे transaction value कब लेंगे? जब आपस में रिलेटेड ना हो। मैंने अपनी वाइफ को अगर कोई गुड्स बेचे, और मैं बता रहा हूं कि 5 लाख के बेचे, तो वो बेटा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अवेलेबल तो है, पर क्या वो रिलायबल है? रिलायबल ही नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? अरे कौन भरोसा करेगा मैंने कितने बेचे, 10 लाख की चीज थी, 5 लाख से दिखावे के लिए कैश में वापस कर दिए होंगे, किस कीमत है बीवी से पैसे लेने की, बात समझ में आ रही है? तो बेटा नहीं, वो इन लोग बोले कि रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तभी हम मानेंगे। हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या है? द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। बदले मैंने 1 लाख के गुड्स थे, उसको 40,000 में बेचे और बोला कि ठीक है 60,000 के बदले तुम एक काम करना, खाने में आज ये बना देना। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। मतलब 3 कंडीशन है, वही मैंने बताया था, अवेलेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिलायबल। उसका लॉजिक ये था। क्या बात समझ में आ रही है? कि रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। जो प्राइस क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या मेरे साथ हो या नहीं हो? हो? अरे वाह। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लेसेस ट्रस्ट ऑन द एसएससी। इनने बोला हमें हमें हमारी देश की जनता बहुत ज्यादा भरोसा है, वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू बता रहे हैं वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हम ले लेंगे। जो तुमने बिल, जितने का बिल फाड़ा है हम यही मानेंगे, उतनी तुम्हारी क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है। बस वही बोला है। चलो पहले एक बार ये वाला एग्जाम्पल देख लो, जितनी मैंने बातें बता दी उसमें कवर हो जाना चाहिए। मिस्टर एक्स रिसाइडिंग इन नोएडा। मिस्टर एक्स है, वो कहां पे रहता है बेटा, नोएडा में। कितने का, 40,000 का। परचेज 40,000 मार्कर्स। कितने का रहता है बोल रहा हूं, ठीक है। 40,000 उसके पास क्या है बेटा, 40,000 मार्कर्स खरीदे। एक मार्कर कितने का, 20 रुपए का। ईच फ्रॉम अनिका स्टेशनरी होलसेलर एट दिल्ली। नोएडा का बंदा दिल्ली से क्या करके आ रहा है बेटा, 40,000 मार्कर खरीद के आ रहा है। एक मार्कर कितने रुपए का, 20 रुपए का। मिस्टर एक्स सिस्टर्स वर्किंग एज मैनेजर इन अनिका स्टेशनरी। मिस्टर एक्स की जो सिस्टर है वो कहां पे वर्क करती है, अनिका स्टेशनरी में। ओपन मार्केट वैल्यू इज 23। 23 रुपए की चीज उसको किसमें मिली है, 20 रुपए में। अनिका एंड स्टेशनरी एडिशनली चार्जेस 15,000 फॉर ट्रांसपोर्टिंग मार्कर्स टू एक्स बिजनेस प्लेस। ठीक है, क्या कितना, एक्स बिजनेस प्लेस तक पहुंचाने के ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा पैसा दिया है। पहले बताओ 40,000 इंटू 20 होता कितना है, कितना होता है, 8 लाख। अच्छा 20 रुपए में एक बेचा है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है, 23। तो क्या लोगे, 20 की 23,
क्या लोगे 20 या 23? क्या ये दोनों रिलेटिव हैं? नहीं है रिलेटिव। क्यों भैया? इसकी बहन एज ए मैनेजर काम करती है। अभी हम आगे चल के रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन तुमको ये बात समझनी पड़ेगी रिलेटिव कब माना जाएगा, जब कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, जब कोई पार्टनरशिप हो, ओनरशिप हो, डायरेक्टरशिप हो, तब। अगर ऐसे तो मार्केट वैल्यू कितनी, ट्रांजैक्शन वैल्यू हमको लेनी क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल है, रिलायबल है, क्या बात समझ में आ रही है? आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन में नहीं आते। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, तुम बोल रहे हो मार्केट वैल्यू 23 है, 23 लो। अगर ऐसा होने लग जाए तो प्रॉब्लम कहां आएगी, समझना बात को। प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इसकी बैग्स की दुकान है, मुझे अपने कोचिंग के बच्चों के लिए क्या बनाने थे, बैग्स बनवाने थे। मैंने बोला भाई श्रेयांश 100 बैग्स बनवाने हैं, मैं तेरी दुकान आ रहा हूं, कुछ डिस्काउंट करा देना। बोलता अरे भैया कोई बात है कि आपके लिए अच्छा रेट लगवा देंगे। मैं गया, 500 रुपए के बैग थे, इसने मुझे 400 रुपए में दिए, 100 रुपए का इसने मुझे क्या दिया, डिस्काउंट। अब सरकार बोले नहीं नहीं तुम इसकी कोचिंग में पढ़ते हो और तुम ऐसा है वैसा है, हम तो क्या मानेंगे, 500 ही मानेंगे। तो कोई किसी को डिस्काउंट ही नहीं देगा फिर तो। 20 का 23 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हाँ या ना बोलो। समझ में आ रही है? इसने मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, और ट्रांजैक्शन वैल्यू सरकार जीएसटी किस में लगाने बोल रही है, 500 में। कोई किसी को डिस्काउंट ही नहीं देगा, कोई मतलब थोड़ी हुआ। जब तक रिलेटिव ना हो तब तक प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव थोड़ी है, हम दोनों क्या है, ये तो नॉर्मल दोस्ती आ रही है, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आपको क्लैरिटी आ रही है? हम अभी रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 20 कितना होगा, कितना होगा, 8 लाख प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस जुड़ेंगे 15,000 रुपए। तो कितनी हो जाएगी एसेसेबल वैल्यू, 8,15,000। क्या हो जाएंगी, 8,15,000। देखो मिस्टर एक्स एंड अनिका स्टेशनरी आर नॉट रिलेटेड पर्सन, सोनली एज मिस्टर एक्स सिस्टर एंड एम्प्लॉय। इससे रिलेटेड नहीं बन जाते कि अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव वहां पे एम्प्लॉय है तो नहीं होता है। डायरेक्टर वगैरह हो, ओनरशिप हो, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो तो अपन मान भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मिस्टर एक्स सिस्टर एंड आर नॉट considered as related person, therefore transaction value is taken as value of supply। समझ में आ रही है? क्वेश्चन तुमको घुमाएगा। कैसे घुमाया उसने? उसने जबरदस्ती तुमको क्या दे दी, मार्केट वैल्यू। मैंने उससे खरीदे, वो उसका दोस्त है, उसकी बहन एम्प्लॉय है वहां पे, और मार्केट वैल्यू इतनी है। कोई मतलब नहीं है, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही लेंगे। कितनों को मेरी बात समझ में आई है? जोड़ के पक्का आई है? चलिए आगे बात करते हैं एक बार अपन जीवन में। इंक्लूजन्स क्या क्या आएगा, पहले मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं फिर अंदर जाऊंगा। पहला क्या है, एनी टैक्सेस ड्यूटी सब ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जीएसटी वाली है तो वो ऐड नहीं होगी, ठीक है। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन ऑफ द सप्लायर बट विच हैव बीन इनकर्ड बाय द रेसिपेंट, मतलब वही मेरी जगह पेमेंट किसने कर दी, सप्लायर की जगह क्या कर दी है, रेसिपेंट ने पेमेंट कर दी है, तो वो। और तीसरा क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मैं चाहता हूं ये 3 पॉइंट आप रीड करो, फिर अपन आगे बात करेंगे। मैं आपको तीनों पॉइंट समझा चुका हूं। पहला क्या है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। दूसरा क्या है, सप्लायर के बिहाफ में रेसिपेंट ने कोई पेमेंट कर दी तो वो। और तीसरा क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ये पूरे यहां तक आपको वर्ड बाय वर्ड रीड करने, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब क्या है, क्या है, क्या है, क्या सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, क्या है, क्या है, क्या है। अगर आपने क्या किया है, ये सब पढ़ लेते हैं। इट बिलोंग्स टू सप्लायर, इंक्लूड्स ऑल सच एक्सपेंसेस इनकर्ड अंटिल द डिलीवरी ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ विच में बी इन नेचर ऑफ फ्रेट, पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, सब कुछ जुड़ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन और फॉर एनी सप्लाई। मैंने आपको बोला था 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मैं 2,000 रुपए ऊपर से पेनल्टी लगाऊंगा। तो क्या वो पेनल्टी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगी? हाँ। तो क्या वो बिल अलग से उसका बनाना पड़ेगा? हाँ। और उस बिल पे क्या लगेगी, जीएसटी। अरे आज गुड्स भेज दिया, 1 लाख का बिल बना दिया, बोला 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो क्या करना, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देना। क्या बात नहीं, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना। तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा का ये मुझसे क्या मांगेगी, बिल मांगेगी। वो 10,000 के गुड्स बनाऊंगा और उसमें भी क्या लगाऊंगा, जीएसटी। उसमें भी क्या लगाऊंगा, जीएसटी। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करी। कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे याद है ईएमआई पे लेते हैं कोई चीज, कि मैं गया मोबाइल वाले के पास, मोबाइल वाले से ही बोला कि भैया एक काम करो, 40,000 का मोबाइल है, मुझे दे दो आप। क्या बात समझ में आ रही है? 40,000 का मोबाइल, उसने बोला कि 44,000 का पड़ेगा, आपको 4,000 की 11 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो 40 की जगह कितने लगे, 44। तो अब ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 या 44? 40 या 44? हाँ
44, और जीएसटी कितने पे लगेगा? 44। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा ये सुन के कि कितनी बढ़िया बात है। सुनना ध्यान से, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आप मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आए, मैंने आपसे बोला कि फीस लगेगी, मान के चलो कितनी, अभी फिगर अपन इजी करते हैं, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए क्या लगेगी? फीस लगेगी। काय में? वन टाइम पेमेंट पे। क्लियर है क्या? फिर बोलते कि नहीं सर हमको इंस्टॉलमेंट चाहिए। हमने कहा तुमको इंस्टॉलमेंट चाहिए, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 5,000 की 11 इंस्टॉलमेंट दे देना। तो कितना हो गया? 55। ऑब्वियस ही बात है, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, डिफर्ड पेमेंट लग रहे हो, पैसे ज्यादा लगेंगे। फाइनेंस का नियम है, फाइनेंस पढ़े हो तुम लोग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो। क्या बात समझ में आ रही है? 50 कितना लगता है? 55। अच्छा, श्रेयांश आया, उसने वन टाइम पेमेंट करी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए मान के चलो मैं 18% जीएसटी जोड़ता हूँ, उसको कितने का पड़ेगा? 50,000 प्लस 18%, कितना हो जाएगा बताओ मुझे फटाक से। कैलकुलेटर लेके बैठा करो, 50,000 में 18% जुटेगा, कितना आएगा फटाफट बताओ? 59,000। क्लियर है क्या? अच्छा, अनन्या ने बोली सर मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगी 55,000, 5,000 इंटू 11, उसके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 55,000 प्लस 18%, कितना हो जाएगा बताओ? 59,000 है। 55 में 18% पे 64,900। 50,000 पे 18%, 59,000, और 55,000 में 18%, 59,900 है। 900 बढ़े 5,000 बढ़ने के बाद भी। चलो यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे क्या हो रहा है, जो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है उसको 5,000 रुपए 50 की जगह 55 तो लग रहा है, उस 5 पे 18% जीएसटी भी लग रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात? सर फटाफट बोलो। अब देखो आस्था ने क्या किया, आस्था गई बैंक के पास, और बैंक से उसने 50,000 का क्या ले लिया? लोन। बैंक से क्या कर दिया? 50,000 का लोन ले लिया, और 50,000 के लोन के उसको वहां पे देने पड़े कितने? वही 5,000 रुपए ही मान के चलो इंटरेस्ट लगा के, उसको कितने देने पड़े? 55,000। यानी ये बैंक को कितने चुकाएगी? 55। उसने बैंक से 50,000 लाके मेरे को दे दिए। सुन रहे हो? मैं जीएसटी किस पे लगाऊंगा? 50 पे कि 55 पे? क्योंकि मेरे लिए और इसकी आपस में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 50। उसने जो बैंक को इंटरेस्ट दिया है वो एग्जेम्पशन में चला जाता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उस पर एक जीएसटी नहीं लगता, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम। इसको इंस्टॉलमेंट में मिल गई, ये बैंक को 5,000 की कितनी 11 इंस्टॉलमेंट देगी, कितना? 55,000। 5,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट देगी? 11। कितना हो गया? 55,000। सुन रहे हो? पक्का 5,000 की 11 देगी 55,000, लेकिन मेरे पास से इनवॉइस कितने का बनाएगी? 50,000 पे कितना जीएसटी लगेगा? 18%, यानी कितना? 59,000। क्या बात समझ में आ रही है? इसने उस 5,000 में जीएसटी क्या कर लिया? बचा लिया। क्योंकि अगर मुझसे सीधे इंस्टॉलमेंट में ले रही थी तो वो मेरी तरफ से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रही थी, मुझको दे रही थी 5,000 एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो जा रहा था? ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ऐड हो जा रहा था। वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या हो जा रहा था? ऐड हो जा रहा था, और उसको जीएसटी लग रहा था किसमें? 55,000 पे। और अगर किसने क्या किया? बैंक से फाइनेंस करा लिया। क्या कर लिया? बैंक से। होशियार निकली ना? क्या किया? बैंक से फाइनेंस करा लिया, इंस्टॉलमेंट भी मिल गई, और उस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे उसको जीएसटी नहीं लगा। अगर वो सेम इंटरेस्ट मेरे को दे रही थी तो उस पे जीएसटी लग रहा था, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या हो जा रहा था? ऐड हो जा रहा था। कितनों को बात ये समझ में आई? पक्का? अब श्रेयांश ने देखा तो इसने अपनी बनिया बुद्धि लगाई। इसने क्या बोला कि सर एक काम करो ना आप, मैं आपको 5,000 की 11 इंस्टॉलमेंट दूंगा, 55,000। ठीक है, आप बिल बनाओ, एक बिल बनाओ 50,000 का गुड्स, ठीक है, इस पे जीएसटी लगा लो 18%, और 5,000 का क्या बना दो मुझे? इंटरेस्ट, और उस पे जीएसटी मत लगाओ, क्योंकि वो तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अगर आप मैं भले आपको 2 बिल बना के दे दूं, लेकिन फिर भी मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू टोटल कितनी मानी जाएगी? 55,000, और उस पे जीएसटी आएगा। आप बैंक से ले रहे हो तो वो एग्जेम्पशन की बात अलग है। कितनों को बात समझ में आई? फटाफट बोलो। प्रैक्टिकली लोग ऐसे करते हैं। अभी मैंने 50,000 का सिर्फ एग्जाम्पल लिया था। जब बड़ी पेमेंट होती है, आप डायरेक्ट मुझसे अगर लोगे, 1 लाख की पेमेंट आप मेरे को कर रहे हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में वो अगर 1,10 हो जा रही है तो तुमको 1,10,000 पे जीएसटी भरना पड़ेगा, यानी 10,000 पे 18% आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। हाँ या ना? फटाफट बोलो। लेकिन अगर आप वही बैंक से फाइनेंस करा लेते हो, क्या करा लेते हो? बैंक से फाइनेंस करा लेते हो, तो उस पर आपको जीएसटी इंटरेस्ट वाले पार्ट पे नहीं लगेगा। कितनों को बात समझ में आ गई? क्लैरिटी है? एक बार ये देखो,
It is common trade practice to charge penalty for delayed payment by the receipt. In such cases, the penalty so charge has been should to be included in the value of goods and services. वो क्या हो जाएगा, जीएसटी में जाके ऐड हो जाएगा. आया कि नहीं आया, इसका क्लैरिफिकेशन आया था बहुत, जो मैंने आपको समझाया वो एक क्लैरिफिकेशन के द्वारा समझाया गया है. ये एकदम बहुत प्यारा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है ये. सिचुएशन 1 सुन रहे हो क्या? एक्स सेल्स मोबाइल फोन टू वाई. एक्स ने वाई को क्या बेचा बेटा? मोबाइल फोन. कितने का था? 40,000 का. हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे 11,000 इन एवरी मंथ बिफोर 10th डे फॉलोइंग मंथ ओवर नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स. उसने क्या बोल दिया कि वैसे वन शॉट में लेते हो तो कितने का है? 40,000 का. जो मैंने आपको बताया वही बोल रहा है ये. अगर वन शॉट में लेते हो तो कितने का है? 40,000. इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो क्या करना? 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना, यानी कितने दे देना? 44,000. लेकिन हर महीने की 10 तारीख तक मुझे 11,000 की इंस्टॉलमेंट मिल जानी चाहिए. लेट किया तो मैं क्या लगा दूंगा? पेनल्टी लगा दूंगा. हाँ या ना फटाफट बोलो. फर्दर इफ देयर इज एनी डिले इन द पेमेंट बाय वाई बियॉन्ड द शेड्यूल डेट, वाई वुड बी लायबल टू पे एडिशनल पीनल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 500. मतलब अगर ड्यू डेट के तक पे नहीं किया तो सीधे सीधे तुमको क्या लग जाएगा? 500 रुपए का इंटरेस्ट पेनल्टी और लग जाएगी. तो इसमें 2 पार्ट आ गए. एक लग रहा है 4,000 का इंटरेस्ट, हो मेरे साथ. एक क्या लग रहा है? 4,000 का इंटरेस्ट, और डिले किया तो 500 रुपए की पेनल्टी. ठीक है. इन सम इंस्टेंसेस एक्स चार्जिंग 40,000 फॉर मोबाइल and is separately issuing another invoice for providing the service extending loan. वो क्या बोल रहा है? मैंने 40,000 का मोबाइल दिया है और दूसरी सर्विस मैंने कहा की दी है, लोन की दी है 4,000 की. क्या बात समझ में आ रही है? जिसमें मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, विच इज इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर मंथ एंड द एडिशनल पीनल इंटरेस्ट अमाउंट टू 500 पर मंथ फॉर ईच डिले इन पेमेंट. उसने क्या किया? 2 बिल बनाए. एक बनाया मोबाइल का, एक बनाया लोन का, जिसमें बोला कि बदले में क्या कर रहा हूं? 2.5% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं और 500 रुपए क्या कर रहा हूं? पेनल्टी. क्या इनवॉइस अलग अलग बना के वो बच जाएगा? हेलो 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 हेलो. क्या वो अलग अलग इनवॉइस बना के बच जाएगा? नहीं. क्लैरिफिकेशन एज पर द प्रोविजन सब क्लॉज 2 इतना द अमाउंट ऑफ पीनल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. द ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दैट इज मोबाइल फोन. अकॉर्डिंगली द पीनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एज इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइसिंग. इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइसिंग. हाँ या ना फटाफट बोलो. कितनों को समझ में आ गया? अगर यही लोन वो किससे ले लेता? बैंक से. एक्स सेल्स मोबाइल टू वाई, द कॉस्ट मोबाइल 40,000. वाई हैज द ऑप्शन टू अवेल अ लोन इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर मंथ फॉर परचेज द मोबाइल फ्रॉम एबीसी लिमिटेड. Y has the option to avail a loan at an interest of 2.5% for purchase the mobile from MEC Limited. The terms of the loan from Mrs. ABC allows Y a period of 4 months to repay the loan and additional 1.25% per month for delay in payment. The additional payment interest is charged from transaction between X and Y, and the same is getting covered accordingly. In this case, penal interest charged thereon on the transaction between X and Y would not be subject to GST. क्योंकि यहां पे उसने X और Y में ट्रांजैक्शन हुआ, X और Y में ट्रांजैक्शन हुआ. लोन किससे लिया है? ABC लिमिटेड. लोन किससे लिया है? ABC लिमिटेड. तो वहां पे जो पेनल्टी लग रहा है वो मोबाइल से जुड़ी हुई नहीं है, वो अलग हो जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई मोल एक्साइड वुड बी 40,000 for the purpose of levy of GST. The value of supply X and Y would be 40,000 for the purpose of levy of GST. कुल मिला के अगर किसी थर्ड पार्टी से क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो, तो वो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा. दैट विल बी अ सेपरेट ट्रांजैक्शन. पर सेम बंदे से अगर तुम इंस्टॉलमेंट में पे करके एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो तो दैट विल बी चार्जेबल व्हाट बेटा? GST. कितनों को समझ में आ गया? वही जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था वही सेम बताया. सेम बंदे से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया है तो वो इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों में GST आएगा, वरना इसमें GST नहीं आएगा. कितनों को समझ में आ गई? पक्का? एक बार ये पूरा क्लैरिफिकेशन और ये रीड कर लो. फिर गवर्नमेंट सब्सिडी वाला भी एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो, मैंने आपको बता चुका है. क्या? It further obliges supplier to include all such actions until the delivery of supply of goods or services or both, which may be
इन द नेचर ऑफ फ्रेट पैकेजिंग एक्सपेंसेस कमीशन प्रोवाइडेड सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द सप्लायर। मतलब मैंने डिलीवरी के पहले तक के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड वो खर्चे किसने झेले हो, सप्लायर ने। अगर मैं तुमसे ट्रांसपोर्ट तुमसे पैसा ले रहा हूं, मतलब अलग से पे तुमको बोल रहा हूं तुम पे कर देना, तो वो नहीं चलेगा। मतलब मैंने आपको बोला, दो बातें होती है, मैंने आपको बोला मैं आपको 1,10,000 के गुड्स दूंगा पहुंचा के, जिसमें 10,000 का एक लूंगा ट्रांसपोर्ट का, उसमें 10,000 में जीएसटी आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है, 1,00,000 के हमसे गुड्स ले लो भैया, ट्रांसपोर्टर को वहां पे 10,000 रुपए आप दे देना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1,00,000 पे लगेगा। क्यों 1,00,000 पे लगेगा? क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर को पैसे कौन दे रहे हो, आप दे रहे हो, तो जिम्मेदारी किसकी हो गई है, आपकी हो गई है। तो बीच में जो अब इससे होता क्यों है, बात तो एक ही हुई, 1,10,000 ही लग रहे हैं, अल्टीमेटली 1,10,000 मैं तुमसे ले रहा हूं और यहाँ पे 1,00,000 लेके 10,000 तुमसे ट्रांसपोर्टर से पहुंचा रहा हूं। इसमें फर्क क्या होगा, अगर रास्ते में कुछ गुड्स होते हैं और ट्रांसपोर्टर को पैसा के तुमको कौन झेलने वाला है, तुम झेलने वाले, तो रिस्क किसकी हो गई है, तुम्हारी हो गई है। और अगर नेट 1,10,000 मैंने तुमसे लिया हूं, बोला कि 1,10,000 आप मेरे को दे दो, ट्रांसपोर्टर को मैं समझ लूंगा, तो यहां पे रिस्क किसकी है, मेरी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही बोला है, प्रोवाइडेड सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द सप्लायर। वो जो भी एक्सपेंसेस है, पैकिंग, ट्रैवलिंग, जो भी सब, वो कौन झेल रहा है, सप्लायर झेल रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या होंगे, ऐड होंगे। वो क्या होंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या होंगे, ऐड होंगे। कई बार बोलते हैं ना भैया आप अपना ऑटो खुद बात कर लेना ऑटो वालों से, कि हम आपको ऑटो वाले का नंबर दे दे रहे हैं, आप बात कर लेना, ये कितने पैसे लेगा आपको, वो आपका ट्रांजेक्शन है, फिर वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। वो बिल में आपको सिर्फ सोफा जोड़ के देगा, सोफे पे जीएसटी लगाएगा और ऑटो वाले से बोलेगा आप खुद बात कर लो जितने पैसे ये लेगा। दूसरा क्या होता है भैया, हम आपको जैसे अमेज़न सॉफ्टवेयर की हम आपको पहुंचा के देंगे, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा। कितनों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड, अच्छे से रीड किया आपने डिटेल में। हाँ, थक गए हो क्या? छुपे साले, कितने बजे क्लास शुरू हुई थी मेरी? कितना हुआ है उसमें, मैंने आधा घंटा तो पंचायत करीजिए वो यहाँ वहां की, नालायक। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड बाय प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है और गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दिए तो वो माइनस हो जाएगी। अगर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, और अगर प्राइवेट सब्सिडी है तो वो ऐड हो जाएगी। अगर ऑलरेडी माइनस है तो, और माइनस नहीं है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। Subsidies by the supplier are sought to be included in the value. However, subsidies granted by central government, state government has been excluded. वही बात लिखी हुई है, यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है उसकी। इसके बाद मुझे आपको डिस्काउंट पढ़ाना है, डिस्काउंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सब्सिडी रीड कर लिया आपने, चलो। एक्सक्लूजन फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट माइनस हो जाए। हाँ, कि अगर 1,00,000 का गुड्स था, अरे आप हमारे खास हैं इसलिए आप 80,000 में ले जाइए, तो 20,000 रुपए माइनस किया तो ऑब्वियसली वाला ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000, और जीएसटी भी काय में लगेगा, 80,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी ओके। अच्छा, अब मैंने बोला 1,00,000 के गुड्स हैं, आप ले जाइए, आप अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप क्या करना, 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए कम देना, 90,000 आप दे देना। अगर इसने 30 दिन के अंदर पेमेंट करी तो इसकी आज तो कितने का बिल बना है, 1,00,000 का। अगर इसने 30 दिन के अंदर पेमेंट करी तो क्या हो जाएगा, 10,000 की जगह ये 90 देगी, वरना ये पूरे 1,00,000 देगी। इसने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर भी दी तो क्या ये 10,000 रुपए माइनस होगा? हाँ, ये भी क्या है, डिस्काउंट, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है क्या? अच्छा, ये मेरे से गुड्स लेके गई और इसको मैंने बोला कि 1,00,000 रुपए दे देना, इसने बोला 1,00,000 रुपए दे देंगे, 1,00,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू तय हो गया, ले गई, कोई बात नहीं। घर जाके देखी टूटा टाटा निकला, थोड़ा सा कुछ उसमें ऐसे ऐसे टेबल लेके गई, ऐसे ऐसे हिल रहा था, कुछ कुछ खराब था, बोलती अरे क्या घटिया आइटम दे दिया, ये तो ऐसा है वैसा। मैंने कहा अरे मैडम आप तो अपने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है क्या, उसमें थोड़ा सा 2 मिनट का कीला ठोकना होगा, वो ठोक देना, खुद से ठीक हो जाएगा, इतना क्या टेंशन ले रही हो। तो बोलती नहीं नहीं ये पैसा दिया है, ऐसा थोड़ी होता है, फ्री में थोड़ी दिया हमको तो सब सच में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक काम करो, आप 1,00,000 की जगह कितने दे देना, 90,000 देना। अरे घर की बात है, थोड़ा सा तुम समझ लो, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 10,000 रुपए इनको क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि मेरा गुड क्या निकला था, डिफेक्टिव निकला था। अब बताओ कितना ट्रांजेक्शन मिलेगी, 1,00,000 की 90,000, 1,00,000 या 90,000? क्यों अब क्यों 1,00,000? अब कैसा क्या हो गया, पहले भी तो डिस्काउंट था। हाँ, इसमें गलती गलती जीएसटी सरकार थोड़ी देगी किसकी गलती है, ऐसे तो हर बार डिस्काउंट देंगे और ऐसा नाटक कर देंगे कि हाँ गुड्स खराब निकला इस बात का। कितने में लगेगा, 1,00,000 पे कि 90,000 पे? समझना ध्यान से, 1,00,000 पे लगेगा, ये डिस्काउंट माइनस करने मिलेगा, इसलिए नहीं कि मेरी गलती,
गलती गलती नहीं देखेंगे। ऐसे सरकार तो मैं हर बार बोलूं एक काम करो, तुम मेरे को फोन करना, एक्टिंग करना और बोलना ये क्या खराब निकला और डिस्काउंट दिखा दो, मेरी गलती, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों को जीएसटी बच रहा है। पॉइंट ये है वो डिस्काउंट जो सेल के टाइम पे अग्रीड था, वो डिस्काउंट जो सेल के टाइम पे क्या था, अग्रीड था, तय था कि आज या तो सेल के पहले ही हो गया कि भैया हमारे यहाँ होली डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ, हमारे यहाँ दिवाली ऑफर चल रहा है 20% ऑफ, है ना, आपका बर्थडे मंथ है 20% ऑफ, मेरा बर्थडे है 20% ऑफ, है ना, मेरी एनिवर्सरी, तुम्हारी एनिवर्सरी, जे वो दिवाली, धमाका, हर चीज में क्या दे रहा हूँ डिस्काउंट। ये सेल के पहले ही तय हो जा रहा है। ये सब क्या होगा, सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। अच्छा, सेल के बाद के लिए भी कौन सा था, कैश डिस्काउंट, कि भैया आप 30 दिन, लेकिन ये तय भले बाद में मिल रहा है, लेकिन तय तो ये क्या था, पहले ही था। तय तो ये क्या था, पहले ही था कि भैया आपको डिस्काउंट सेल के है, आप अगर 10-30, ये तब एग्रीमेंट क्या हो गया था, पहले ही हो गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई ऐसा डिस्काउंट आप देते हो जो सेल के समय पे तय नहीं था, तो वो डिस्काउंट सरकार अलाउ नहीं करेगी, वो आपको माइनस करने ट्रांजेक्शन वैल्यू से नहीं मिलेगा। आप 1 लाख पे जीएसटी भरोगे। कितनों को बात समझ में आई? तो ऐसे दो चीजें निकलती हैं, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो। दो चीजें क्या निकलती है, एक निकलती है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल, एक होती है डिस्काउंट आफ्टर सेल्स। अगर एट द टाइम ऑफ सेल है तो सीधे सीधे माना जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आफ्टर सेल है, क्या है, आफ्टर सेल है, तो उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, भले वो आफ्टर सेल है लेकिन वो अग्रीड कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल। वो अग्रीड कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ या ना फटाफट बोलो। लेकिन दूसरी कंडीशन बहुत प्यारी है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। इसमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी अपन को। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ मिल गया, आ जाओ। जो गुड्स बेचे, ये क्या बेचे, गुड्स बेचे, ये लीजिए गुड्स, पैसे दो, पैसे दो ना, फ्री में मिलेंगे, ये पैसे, इसको क्या मिलेगा, इनवॉइस। अरे गुड्स तो दे दिए, और क्या मिलेगा, इनवॉइस। ऐसे लिखा 1,10% जीएसटी, 1,18% जीएसटी, 1,18,000। सर अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, अच्छा पैसे कहाँ दिए, अभी रखो, उधारी में लेके जा रहे हो, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वापस कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। क्या अभी 1,18,000, क्लियर है क्या? या कुछ ऐसा डिस्काउंट था कि ऐसा बोला गया था कि जो पूरे साल में 1,00,000 गुड्स खरीद लेगा उसको हम आखिरी में डिस्काउंट देंगे, ऐसी कोई डील थी। पूरे साल में उसने खरीद लिए 1,00,000 गुड्स। अब मैं पूरे साल मैंने क्या किया, गुड्स बेचता रहा, बिल लगाता रहा, जीएसटी देता रहा, सरकार को भी भरता रहा, सरकार को भी जीएसटी भर दिया, हाँ या नहीं। 31 मार्च ही देखा, अरे इसने तो टारगेट अचीव कर लिया है, इसको तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसको तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो एक तरीके से अब क्या होगा, मैं इसको पैसे वापस करूंगा, समझ में आ रही है, मैं इसको पैसे वापस करूंगा। ला भाई तूने मेरे को पैसे दे दिए थे, मैंने तेरे को गुड्स दे दिए थे, इनवॉइस दे दिए, बात खत्म हो गई थी। अब मैं इसको डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंट दे रहा हूं क्योंकि इसने कोई टारगेट या कोई कंडीशन अचीव की है। सुन रहे हो मेरी बात? तो मैं इसको क्या करूंगा, पैसे वापस, ये लीजिए पैसे सर आपके डिस्काउंट के। तो क्या बदले में ये मुझे कुछ देगा, क्या मुझे बदले में कुछ देगा? अरे कुछ तो देना पड़ेगा ना। ये बदले मुझे क्रेडिट नोट देगा। भैया जब गुड्स बेचे थे, पैसे दिए थे तो इनवॉइस मिला था, अभी मुझे क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब कि भैया अब मेरे को 18,000 रुपए क्या मिले, वापस मिले। ये क्रेडिट नोट में क्या करूंगा, लूंगा अपने पास। सरकार को बोलूंगा, सरकार वो सेल जो 1,00,000 दिख रही थी वो 1,00,000 नहीं थी, 90,000 थी। हमने आपको जीएसटी कितने के हिसाब से भर दिया है, 1,00,000 के हिसाब से, जबकि भरना किस हिसाब से चाहिए था, 90 के हिसाब से। सुन रहे हो मेरी बात? तो मैं, सरकार बोलेगी क्या प्रूफ है, तो मैं सरकार को बोलूंगा, सरकार ये क्या है, क्रेडिट नोट है। ये क्रेडिट नोट आपके पास लगा दूंगा, जाके अपने टैक्स पोर्टल में एक ऑप्शन होता है क्रेडिट नोट में क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। सरकार देखेगी हाँ 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 क्रेडिट नोट, ओके। तो अब मेरे को जीएसटी क्या करेगी, रिफंड करेगी। सुन रहे हो? बहुत पेचीदा बात है आगे आने वाली, ध्यान सुनना। अब मुझे सरकार क्या करेगी, रिफंड। सरकार बोलेगी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों रिफंड? 1,00,000 पे 18% जीएसटी लगा था, 1,18,000 रुपए, 18,000 मैंने सरकार को भरे थे, 18,000 का इसको क्या मिल गया था, आईटीसी। सरकार के पास तो कुछ आया ही नहीं ना भाई, मैंने सरकार को 18,000 दिए, सरकार इसने 18,000 क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया। अब सरकार मुझे अगर वापस कर रही है तो सरकार इससे आईटीसी भी क्या लेगी, रिफंड लेगी ना, हाँ या ना, फटाफट बोलो। जैसे ही मैं यहां से क्रेडिट नोट डालूंगा अपने जीएसटी पोर्टल में, इसके जीएसटी पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट होगा कि भैया फला फला रंगवानी एसोसिएट्स ने क्या किया है, आपके नाम पे क्रेडिट नोट इशू किया है। आप एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो? सुन रहे हो क्या? जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया तो इसके में से आईटीसी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मेरे में जीएसटी क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रही है? पूरा मैं पोर्टल दिखा सकता हूं तुमको, हाँ या ना बोलो। नहीं आई बात समझ में? पक्का आई कि मैंने गुड्स रिटर्न किए,
इसको मैंने इसको पैसे वापस किए तो मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया, क्रेडिट नोट इसके लेजर में जाके दिखेगा कि भैया तुमको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ये अगर एक्सेप्ट करेगा तब जाके क्या होगा, ये अगर एक्सेप्ट करेगा तब जाके क्या होगा बताओ। इसका आईटीसी रिफंड होगा और मेरे को जीएसटी, इसका आईटीसी कैंसिल होगा और मेरे को जीएसटी रिफंड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया, सरकार बोली धत्तेरी कि हम पगला है का, हम तो सरकार वापस नहीं करी। तो दो कंडीशन क्या है बताओ। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि एग्रीड एट द टाइम ऑफ सेल। दूसरा जो रेसिपेंट है वो क्या हो जाए, एग्री कर जाए आईटीसी रिजेक्ट करने, वापस करने के लिए। अगर वो दोनों कंडीशन हो जाएगी, ठीक है क्या, तब क्या होगा, आपको डिस्काउंट माइनस करने मिलेगा। तो प्री वाला क्या है, हमेशा मिलेगा। प्री वाला क्या है, हमेशा मिलेगा। पोस्ट वाले की दो कंडीशन, पोस्ट वाले की दो कंडीशन। क्या है दो कंडीशन? पोस्ट वाले की एग्रीड एट द टाइम ऑफ सेल, दूसरा आईटीसी क्या होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। यही बात यहां पे लिखी हुई है। एनी डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड ऑफ सच सप्लाई। ठीक है क्या, बिफोर है तो वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगी। एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई मिल जाएगा इफ such discount was known and agreed at the time of supply, that is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to a relevant invoice। आपके इनवॉइस में बता दिया था कि इन इनवॉइस के बदले आपको क्या मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंड आईटीसी एज एन attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of supply। आप आईटीसी रिवर्स करोगे तब जाके मेरे को डिस्काउंट का माइनस करने मिलेगा, वरना मुझे डिस्काउंट माइनस करने नहीं मिलेगा। कितने लोग जिंदगी, जितना उस गुड्स का, जितना इसको डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट का आईटीसी, जिसको 18,000 10,000 वापस कर रहा हूं मैं 20,000, तो उस 20,000 का 18% इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके 20,000 का 18% मेरे को क्या होगा, वापस होगा। कितनों को समझ में आई बात? एकदम सीधा साधारण, इससे सरल भाषा में और इतने एकदम एग्जैक्ट तरीके से, इससे बेटर इसको नहीं समझाया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरा एक बार आप रीड कर लोगे, यहाँ पे आपकी ये बात भी क्या होती है, खत्म होती है। इसके बाद मुझे आपको इंपॉर्टेंट बातें पढ़ानी है। वैल्यू के लिए रूल्स ये है, वैल्यूएशन रूल्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर दम है तो आज करेंगे, वरना जीवन में कल करेंगे। जल्दी बताओ क्या बोलते हो? हाँ करेंगे तो 1 घंटा और बैठना पड़ेगा तुमको कम से कम। है तैयार हम, है तैयार हम। जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाय बाय।